बहुत बड़ा क्रांतिवीर था चीन का। ऐसा ही सपना देखने वाला आदमी था जैसे हम भारत के लोगों को जानते हैं, महात्मा गांधी, भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर, ऐसे ही माओ जेडोंग था। उसने सपना देखा कि चीन को आजाद कराना है। चीन भी ऐसी ही गुलामी का शिकार था। अंग्रेजों ने चीन को भी लूटा है, आपको मालूम है, और पूरे चीन को अंग्रेजों ने अफीम पिला पिला के बर्बाद कर दिया था। पूरे चीन को अंग्रेज क्या करते थे, हिंदुस्तान से अफीम ले जाते थे, चीन में बेचते थे, चीन से चाय लाते थे, भारत में बेचते थे। भारत को चाय पिलाकर बर्बाद किया और चीन को अफीम पिला के बर्बाद कर दिया। नहीं, सच बात है ये। नहीं, अभी हमारे नेता हमको दारू पिला के बन, दारू पियो, सिगरेट पियो, बीड़ी पियो, ड्रग लो, तुम मरो। जो जिस समाज को गुलाम बनाना हो उसको नशेड़ी बना दो, वो कभी होश में नहीं आएंगे। वो सोचेंगे हम तो स्वर्ग में रह रहे। जो दारू पी लेता है ना, वो आदमी तो कहता है मैं तो सम्राट हूं। तो आज भी भारत को ये आजादी नहीं है, ये दारू पिला के देश को सुलाया हुआ है। पियो दारू, पियो सिगरेट, पियो बीड़ी, खाओ तंबाकू, खाओ गुटखा। ये हमारी आज की भी आजादी। और रूस में भी तो हुआ। हाँ, 1919 में रूस में एक बड़ी क्रांति हुई है जिसको रूस के लोग बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। 1919 के पहले रूस की भी हालत यही थी। 1919 में रूस के पहले ऐसा ही सामंतवाद था जैसे भारत में कई बार आपको चित्रित किया जाता है या पिक्चराइज किया जाता है। पूरी संपत्ति रूस की, रूस नहीं कहना चाहिए, रूस के आसपास के छोटे बड़े 20-25 देशों का जो संघ था, सोवियत संघ जिसको कहा जाता था, वहां सारी की सारी संपत्ति का केंद्रीकरण हो गया 1919 के पहले। जमीन हजारों एकड़ कुछ थोड़े से किसानों के हाथ में, और कारखाने करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति के थोड़े से हाथ में। रशियन हिस्ट्री का जब मैं अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि पूरी संपत्ति रूस की 5 से 7% लोगों के हाथ में आ गई थी। पूरी संपत्ति, समाज की 93% कैपिटल, 93% पूंजी और संसाधन 7-8% लोगों के हाथ में केंद्रित हो गए थे। जमीन 8-10% किसानों के हाथ में केंद्रित हो गई। हजारों एकड़ जमीन एक एक किसान के हाथ में, और सैकड़ों सैकड़ों कारखाने और धन संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में। तब वहां लेनिन जैसे लोग खड़े हुए जिन्होंने एक लोगों को आशा की किरण दिखाई। आपको सुनकर हैरानी होगी कि लेनिन अकेला ही था जिसने सपना देखा कि मुझे रूस में या सोवियत संघ में व्यवस्था परिवर्तन करना है, और वो व्यवस्था परिवर्तन का सपना देखने वाला अकेला आदमी संगठन बनाते 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 एक दिन इस स्थिति में आ गया कि पूरी व्यवस्था को बदल दिया, ध्वस्त कर दिया और सब कुछ नया हो गया। तो आज के इस पूरे व्याख्यान का जो मुख्य मूल बिंदु है जो आपके ध्यान में लाने का है वो यही है कि परिवर्तन होता है, सपना देखने वाला कोई एक होता है, फिर वो एक आदमी अपने विचार से सपना देखने वाले लोगों की जमात खड़ी करता है, अपने सपने में करोड़ों करोड़ों लोगों को सहभागी बनाता है। कोई एक आदमी सपना देखेगा कि भारत में ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, फिर उस सपने में करोड़ों लोगों को वो शामिल करेगा। जब करोड़ों लोग उसकी शक्ति हो जाते हैं तो वो सपना बहुत आसानी से हकीकत में बदल जाता है। तो एक सपना लेनिन ने देखा रूस में, एक सपना वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन ने देखा अमेरिका में, एक सपना नेल्सन मंडेला ने देखा अफ्रीका में, एक सपना कभी 1947 के पहले भारत में देखा नाना साहब पेशवा, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने, आजादी के बाद कभी देखा जेपी ने, और अब मैं मानता हूं कि वही सपना परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी आज देख रहे हैं। और करोड़ों लोगों का सपना जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन इस देश में पूरी व्यवस्था बदलेगी, नई आजादी आएगी, नई व्यवस्था बदलेगी। भले आज हम सैनिक हैं तो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन सेनापति को दिखाई देता है। तो आप अभी सेनापति की आंखों से देखिए, आप अपनी आंखों से मत देखिए, क्योंकि आपको तो दिखाई देगा नहीं, मुझे दिखाई देगा नहीं, आपको दिखाई देगा नहीं। तो अपने सेनापति को जो दिख रहा है, अपने लीडर को जो दिख रहा है, अपने आध्यात्मिक गुरु को जो दिख रहा है, वही आंखें आप बन जाइए
आपको भी वही दिखने लगेगा और आप भी कहने लगोगे बहुत जल्दी कोई बड़ा जलजला इस देश में आने वाला है, बहुत जल्दी कोई व्यवस्था परिवर्तन का काम इस देश में होने ही वाला है। बस ध्यान इतना ही रखना है कि हर देश के व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में कुछ एक दो कमजोरियां रही हैं। अपने देश में भी व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में एक दो कमजोरियां रही हैं। सबसे बड़ी कमजोरी रही है किसी भी देश के व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में वो धीरज, धैर्य की कमी। धीरज नहीं होने से, धैर्य नहीं होने से समय से पहले कोई काम शुरू कर दिया और अति उत्साह में ऐसा कर दिया कि थोड़े दिन में निराशा और अवसाद के शिकार होकर, डिप्रेशन के शिकार होकर बैठ गए। हम में वो कमी नहीं आने पाए, हम में वो धीरज की कमी ना आने पाए, हम अधीर ना होने पाए। हम धीरज बनाए रखें अपना और दूसरों का धीरज टिकाए रखें। और दूसरा, जब भी व्यवस्था परिवर्तन का समय नजदीक आता है, स्वार्थी लोग सबसे आगे आ जाते हैं। ध्यान रखना ये। अभी तो वो दूर से बैठ के देख रहे हैं। वो एक हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, फेंस सीटर, दीवार पे बैठ के जुलूस को देखने वाले लोग। अभी सारे स्वार्थी लोग, पार्टियों के नेता वहीं बैठ के देख रहे हैं बाबा जी कहां तक आगे बढ़ रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितने लोग जुड़ गए हैं और कितने जुड़ने की तैयारी है। जैसे ही जलजला शुरू होगा, ये सब कूद के आगे आ जाएंगे और झंडा उठा के सबसे पहले आपके आगे चलेंगे। तब आपको ध्यान रखना है कि इनको आगे नहीं आने देना है, इनको झंडा नहीं उठाने देना है। झंडा आपके हाथ में रहेगा, वो आपके पीछे चलेंगे। इतना ही मुझे आपसे कहना है। धन्यवाद। तो धैर्य के साथ अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होकर के और एक हौसला, एक हिम्मत, अपनी आंखों में वो दृष्टि लेकर के और दिल में वो संकल्प संजो के चलिए। समापन आज का इस बात के साथ कि पहले तो धीरज रखना है। दरअसल हम एकदम उत्तेजित हो जाते हैं और उस उत्तेजना में कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है, भूल हो जाती है। तो पहले तो एक धैर्य गीत गाते, फिर एक वीर गीत गाते हैं। धीरज रखना, जिस मालिक ने दर्द दिया है ना, वो इसके उपाय भी दे रहा है। कालोऽस्मि लोक क्षयकित प्रविद्धो लोकान् समाहर्त मिहा प्रवृत्ता बिना पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धा तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्षस्व राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो चलो आओ सब मिलकर के गाते हैं। कल से जीवन दर्शन पुस्तक भी पढ़ के आनी है और इसके भजन भी याद करने वापस। धीरज रखबो रहमत के बरखा बरसावी देगा। धीरज रखबो रहमत की बरखा बरसावी देगा। जिस मालिक ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रखबो रहमत के बरखा बरसा भी देगा। धीरज रखबो रहमत के बरखा बरसा भी देगा। तोड़ कभी ना आस की डोरी, तोड़ कभी ना आस की डोरी, भर देगा वो खुशियों की झोली, भर देगा